लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CUT CET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे हिंदुस्तान के किसी कोने में या हिंदुस्तान से बाहर अलीगढ़ के एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब आया, टेस्ट कब होगा, लास्ट डेट कब है, ये सब वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत सारे गार्जियन को पता ही नहीं चलता कब फॉर्म आया, कब क्या हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस पे हम लोग बहुत सारे क्लासेस को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो कई सारे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 11th का इंट्रेंस टेस्ट है, 9th के इंट्रेंस के मटेरियल काफ़ी सारे इस पर पड़े हुए हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अभी अवेलेबल हैं। क्या पता कल होना हो, तो अभी फ्री में है। ठीक है, एंजॉय करिए, तैयारी करिए। आगे चलते हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वैसे तो ये चैप्टर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, यानी 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अब 11th क्लास में थोड़ा सा उसी तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, कंपटीशन के लेवल का है। तो आगे चलते हैं, मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ क्या है ये। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये नाम है चैप्टर का। वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ आइडिया आप लोग को? वर्क का एक डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, वेन एवर फोर्स is applied on the object and the object is displaced and the object is displaced in the direction of the force, then it is said work has done. Work has done. क्या मतलब हुआ इसका, कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो हम लोग कहते हैं वर्क डन हुआ। ठीक है, वर्क डन हुआ, ठीक है ना। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पे एक फोर्स लगाते हैं हम लोग इधर से, ठीक है ना, फोर्स लगाते हैं। तो अगर ये बॉडी इधर से यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड हुआ फोर्स लगाने के बाद, तो हम लोग कहेंगे वर्क डन हुआ है। क्या बताएंगे, whenever force is applied on the object and the object is displaced in the direction of the force, then it is said work has done. तो इसे कहते हैं कि वर्क डन हुआ है, अगर फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है तो। क्या बताया कि जब भी कभी फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन का जो मेजरमेंट है, वर्क डन कैसे काउंट करते हैं, तो दो तरीके से देखा। व्हेन
द डिस्प्लेसमेंट इज when the displacement is in the direction of force। एक तो ये होता है कि बॉडी को जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये फोर्स है, ये यहाँ से चल के यहाँ इतना दूर चला गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, ठीक है ना, फोर्स के डायरेक्शन में। तो वर्क डन का क्या रिलेशन लिखेंगे हम लोग? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F डॉट एस ये वर्क डन होता है हमारा, ठीक है, F डॉट एस। आगे चले हम लोग। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में वर्क डन का यूनिट होता है जूल। वैसे सीजीएस सिस्टम में वर्क डन का यूनिट होता अर्ग। अभी हम बताएंगे कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे वर्क डन हुआ। जैसे मान लो अगर हम लोग एक वॉल को, जैसे हमारे घर में दीवार है, इस दीवार को फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार पे जब फोर्स लगाएंगे तो जाहिर है फोर्स कितना भी लगा लो दीवार तो वहीं रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो फोर्स लगने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। कितनी बात सुन में? यहाँ पे जो ए वर्क डन दो तरीके से ले रहे हैं। एक बार वर्क डन वो ले रहा है जब फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे डेली लाइफ में हमेशा ऐसा हो कि जिधर फोर्स लगता है उधर ही बॉडी जाता हो। जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, बिलियार्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, आप लोग तो खेले तो होंगे। तो हम लोग क्या होता है, जो स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो पता चला कि फोर्स स्ट्राइकर से इधर लगाया, लेकिन कैरम बोर्ड में जो हमारा गोटी है वो इधर इस तरफ डायरेक्शन में चला जा रहा है, डायरेक्शन बदल के जा रहा है इधर। जैसे क्रिकेट में भी देखते हैं हम लोग, यानी बॉल ऐसे आ रहा था, मारा तो इधर की तरफ जा रहा है, स्लिप में जा रहा है। तो डायरेक्शन जो है दूसरा होता है, जिधर फोर्स लगाता है जरूरी नहीं कि बॉडी उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, बहुत दफ़ा इधर उधर जाता है। तो उस वक्त कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो फिर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो दूसरा वाला है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये हेडिंग देंगे हम लोग। कितनी बात सुनिए। दूसरा दे रखा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है ना, इसको फोर्स जो है यहां से लगाते हैं, इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो ये जो बॉडी है इधर की तरफ मूव करके चला गया, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए। तो बॉडी को फोर्स यहाँ लगा है, फोर्स तो यहाँ लगा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। कितनी बात सुनिए, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन? तो बताया क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसका दो कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसमें cos थीटा आता है, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसमें sin थीटा आता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से अगर फोर्स का अगर डायरेक्शन लेते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट का ये वाला एंगल होता है यहाँ पे, और इस डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल में ये वाला s cos थीटा आ जाएगा कंपोनेंट,
और एक इसका एस साइन थीटा आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब जो फोर्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो इधर की तरफ है, यदि एस कॉस थीटा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इसको हम लोग वर्क डन जो है फोर्स डॉट एस ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं वेक्टर में हम लोगों ने किया है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते हैं तो उस डॉट को हटाने के लिए कॉस थीटा लगाते हैं हम लोग, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें हम लोग साइन थीटा लगाते हैं। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, कि जब भी कभी दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन आता है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो है ना डॉट जो है हम लोग यूज करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दे रखा हमारा, कितनी बात सुन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे तो एफ डॉट एस है यहाँ पे भी, और इंक्लाइन में जाएंगे तो एफ डॉट एस भी लिखते हैं यहाँ पे भी, या अगर एस हटा ये डॉट हटाएंगे तो इसका एस कॉस थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो वर्क डन है किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, इस यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन, एक फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा जो है एंगल पे। कितनी बात सुन में। तो पहले हम लोग देखते हैं फोर्स का। तो फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, किसी बॉडी पर अगर फोर्स ना लगाया जाए तो वो बॉडी वैसे तो डिस्प्लेसमेंट करेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो ये हमारे हाथ में एक बॉल है, इसको हमने छोड़ दिया तो हमने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जब हम बॉल को छोड़ेंगे तो यहीं रहेगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उस बॉल पे एक फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो वो बॉडी अपने आप से ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, वो एक फोर्स लग रहा है, उसका सोर्स अलग है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सोर्स है जिसकी वजह से बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा। ये और बात है कि फोर्स का सोर्स कौन सा है, किधर से फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, लेकिन मान लो थोड़े से डिस्टेंस पे एक हम लोग दूसरा चार्ज ला दे, दूसरा चार्ज हो सकता वो पॉजिटिव हो सकता नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, ये रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग या तो पॉजिटिव चार्ज ला के रख दें या फिर नेगेटिव चार्ज ला के रख देंगे। अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज नहीं होगा तो ये चार्ज रेस्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो फिर रेस्ट में होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज ला के रखते हैं, तो पॉजिटिव अगर लेंगे तो इसकी वजह से रिपल्शन होगा, तो ये मूव करेगा, दूर जाएगा, मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी करीब आ रहा है अट्रैक्शन की वजह से। तो जो अट्रैक्शन है, जो रिपल्शन है, वो भी फोर्स होता है, तो उसकी वजह से भी चार्ज मूव करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो बगैर कोई फोर्स का मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है ना कहीं कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, चाहे वो विजिबल है या नॉन विजिबल है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन हम लोग देख नहीं सकते। बाकी जैसे ये हमारे साथ टेबल पे किताबें रखी हुई है, अगर मैं इसको पुश करूंगा तो दिखेगा कि हाँ ये धक्का लगा रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, वो दिखेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है, या चार्ज रखे हुए तो चार्ज के फोर्स दिखते नहीं है, मगर वो फोर्स लगाते हैं। तो क्या समझ में आए कि बगैर फोर्स का कभी भी वर्क डन नहीं हो सकता, फोर्स तो कहीं ना कहीं से तो लगना ही चाहिए। एक जब फोर्स लगेगा
तो बॉडी डिस्प्लेस्ड होता है, चाहे वो आगे जाए चाहे वो पीछे जाए, पर डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा। डिस्प्लेसमेंट ना हो फोर्स लगाने के बाद भी तो हम लोग कहेंगे वर्क डन जीरो है। जैसे हमने शुरू में ही एग्जांपल दिया कि एक वॉल है, दीवार है, और दीवार को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वॉल जो ना डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना लेंगे, जीरो लेंगे। अब वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी जब भी कभी फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। मान लो एक गाड़ी खड़ी है, भारी बहुत ही वेट है उसका, हम लोग धक्का लगा रहे हैं, मगर बॉडी जो है ना मूव नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, हम जैसे 2-3 लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो इसलिए वर्क डन जीरो कहलाएगा हमारा। ठीक है, कितनी बात सुन में। तो फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन जीरो है। डिस्प्लेसमेंट अपने आप से हो नहीं सकता बगैर फोर्स का, उसका कोई ना कोई वजह होता है, कहीं ना कहीं सोर्स होता है। कितनी बात समझ में आई। तो जब दोनों होता वर्क डन होता। अब क्या बताए, तीसरा जो पैरामीटर है वो एंगल है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है ना, थीटा एंगल होता है, और कुछ एंगल का वैल्यू हम लोग जानते हैं। जैसे 10th क्लास में पढ़ा हम लोगों ने थीटा का कॉस के टर्म में। जैसे हम लोग वैसे तो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू जान पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये भी पता है कॉस 0 का वैल्यू कितना, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, ये तो जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब थीटा का क्या रोल है और कैसे एंगल की वजह से वर्क डन क्या क्या होता है। कितनी बात सुनिए, मिटा दे इसे। हम लोग तीसरा पैरामीटर देखने जा रहे हैं, थीटा का इफेक्ट ऑफ थीटा, इफेक्ट ऑफ थीटा ऑन वर्क डन। ठीक है, अगर ये वर्क डन निकालने जा रहे हैं, पहला बोला क्या कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू काउंट होता है। तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, तो ये आ जाएगा एफ एस, और ये वर्क डन मैक्सिमम कहलाएगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। थीटा 0 का क्या मतलब हुआ, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, और ये बॉडी इसी के डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर जिधर फोर्स लग रहा है उसी तरफ बॉडी मूव करता है, तो हमारा वर्क डन मैक्सिमम होता है, एफ इंटू एस। एफ जो है ना फोर्स का एक मैग्नीट्यूड दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू दिया होगा, उसे मल्टीप्लाई करें वर्क डन पता चल जाएगा। कितनी बात सुनिए, ये तो तब था जब थीटा 0 था, ठीक है, लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है, और जब कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, तो 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब एफ एन एस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन 0 हो गया। कितनी बात सुनिए, ये हो गया। इसका अगर हम लोग पिक्चर के हिसाब से देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है, तो बताया क्या, फोर्स अगर इधर लग रहा हो, अगर फोर्स इधर लग रहा हो, लेकिन बॉडी जो है ना इधर मूव कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर हो, तो इनके बीच में 90 का एंगल होता है। ठीक है, और जब 90 का एंगल होगा तो ये कॉस 90 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में
एंगल 90 का होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और 0 हुआ तो मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी जो 30, 45, 60 वो तो हम लोग वैल्यू जानते ही है, उनका भी आंसर आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू डाल के निकल के आएगा। ये दो एक्सट्रीम केस हम लोग लिया, 0 डिग्री और 90 डिग्री। कहाँ कहाँ समझ में आया? यहाँ पे देखिए जो ये वाला केस है 90 का, यानी यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मगर एंगल 90 होने की वजह से वर्क डन 0 हो गया। कितनी बात में, यानी जरूरी नहीं कि फोर्स लगेगा तो वर्क डन ही होगा, या फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा तब भी वर्क डन हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी देखना है कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो तीनों पैरामीटर को एक साथ जब लेंगे और तीनों का वैल्यू चेक करेंगे तभी जाके बोल सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बताया, देख रहे हैं फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन कॉस 90 डिग्री कॉस 90 को 0 होता तो पूरा 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। कितनी बात सुनने। तो ये दे रखा हमारा वर्क डन का रिलेशन और फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का और एंगल जो है उनके बीच का, इन दोनों के जो बीच का जो एंगल है ये थीटा, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वर्क डन पे, ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है, वर्क डन जो है आगे जो दे रखा, वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कब कब पॉजिटिव वर्क डन होता है, कब नेगेटिव वर्क डन होता है और कब 0 होता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? वर्क डन समझ में आ रहा है कुछ? हम लोग क्या कर रहे थे, आगे चलते हैं। ठीक है ना, वर्क डन हमने बताया कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? जब भी कभी फोर्स लगाएंगे और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करे, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करे, चाहे फोर्स के स्ट्रेट लाइन में मूव करे या सर्टेन एंगल से मूव करे, ऐसे कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो मैं ये लाइन लिखता हूं, व्हेन द बॉडी मूव in the direction of force, in the direction of force or with certain angle less than 90 degree, then work done is पॉजिटिव। ठीक है ना, फोर्स लगाएंगे और अगर बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में या कुछ एंगल से चले, लेकिन 90 से कम का ही एंगल होना चाहिए, तो उस सभी केस में वर्क डन पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, जैसे मूविंग कार, ठीक है, दूसरा कार्ट पुल बाय हॉर्स, ये सब पॉजिटिव वर्क डन होगा। बहुत सारे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। और दे रखा है वर्क डन बाय फ्री फॉलिंग, जैसे कोई बॉडी को छोड़ देंगे, रिलीज करके तो सीधा अर्थ की तरफ जा रहा होगा, वर्क डन बाय फ्री फॉलिंग पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, आगे दे रखा है इसमें वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस इन मूवेबल पिस्टन, ये हम लोग केमिस्ट्री से ले लिया, थर्मोडायनेमिक्स में
जैसे एक सिलेंडर होता है उसमें गैस होता है, अगर पिस्टन मूवेबल है, अगर एक्सपेंड करता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वो पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिख दिया। वैसे कोई भी बॉडी जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं तो वो अगर आगे जा रहा है तो वो सभी वर्क डन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव वर्क डन। इसे मिटा दे। negative work done, when the force and displacement are in opposite direction, the work done is negative. ठीक है ना, जिधर फोर्स लगेगा बॉडी का मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसे में वर्क डन नेगेटिव लेते हैं। जैसे पहला दे रखा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो जानते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। जैसे आमतौर पे क्या होता है, जैसे ये एक बॉडी है, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वर्क डन नेगेटिव आता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होता है। ऐसे ही दे रखा वर्क डन बाय अप्लाइंग ब्रेक ऑन मूविंग व्हीकल्स। मूविंग, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो भी नेगेटिव होता है। जैसे मान लो साइकिल चला रहे हैं तो ब्रेक लगाया हम लोग, तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो गाड़ी को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फोर्स तो अपोजिट लग रहा होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स तो अपोजिट लग रहा होता है, मगर व्हीकल आगे की तरफ जा रहा होता है, तो उस वक्त फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और उस वक्त जो वर्क डन हो रहा होगा वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा। चाहे वो साइकिल है, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक जो लगता है वो उसको फोर्स लगाते हैं, फोर्स जो है ना मोशन के अपोजिट में लगाते हैं ब्रेक जो होता है। ऐसे ही साइकिल है, बाइक है, फोर व्हीलर है, या और भी जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो हम लोग चलाते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं उस पीरियड में जो वर्क डन हो रहा होता है जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कम होते जाता है, और तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, ऐसे ही एक बच्चों के स्कूल में हम लोग खेलते हैं सीसॉ। सीसॉ होता है, यानी है एक पटरी की तरह होता है, एक बच्चा उधर बैठेगा, एक बच्चा इधर बैठता है, नीचे एक बच्चा पुश करेगा तो दूसरा ऊपर चला जाएगा, दूसरा पुश करेगा अपनी तरफ तो इधर वाला बच्चा ऊपर चला जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जब फोर्स एक नीचे लगाता है तो बॉडी दूसरे का ऊपर जाता है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है और बॉडी का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है इसमें एक एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग जो कॉमन है वो ले लेते हैं। मूविंग बॉडी मूविंग अप द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है ना, यानी जब कोई बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो जितना वर्क डन होता है वो हमारा नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुलिंग तो नीचे की तरफ होता है, हम लोग बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो वो वर्क डन भी हमारा नेगेटिव होता है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है नेगेटिव के, और भी बहुत सारे हैं। तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। और तीसरा दे रखा है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जीरो वर्क डन का। आपके पास मोबाइल है? घर से फोटो लेके मेरे मोबाइल पे भेज दीजिएगा, वो जो मैंने शुरू वाला पढ़ा है, ताकि मैं वो ऑर्डर में लगा दूंगा, कल देखूंगा टाइम किसी वक्त लेके। तीसरा दे रखा हमारा जीरो वर्क डन। ठीक है ना? कब कब वर्क डन ऐसा होता है जब जीरो होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे तो बहुत सारे आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन कुली कैरिंग लोड ऑन हेड। ठीक है ना? जब कोई कुली जो है अपने सर पे रख के सामान को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस वक्त जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। कैसे, वो हम दिखाते हैं। देखिए, ये एक मान लो कुली है या कोई भी आदमी है, इसका ये इसका सर है, ये इसका बॉडी है। ठीक है ना? ये है एक लोड, इसके सर पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है? तो ये जो लोड है, ये अपने सर पर रख के जो फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ये फोर्स ऐसे सर से ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन इस बॉडी को लेके आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे इधर की तरफ जा रहा है। तो इसके बीच में कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो कॉस 90 को जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो इस एक कुली या कोई भी आदमी अपने सर पे कोई भी सामान लेके जाएगा, कोई भी आदमी अपने सर पे, जैसे पहले के लोग अपने सामान को अपने सर पे ही लेके जाते थे, तो अपने सर पे लेके जाएगा तो वो एकदम जीरो हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है? दूसरा दे रखा है इसी तरह से, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और मूविंग इन सर्किल, उस केस में वर्क डन जीरो होता है। जैसे कोई बॉडी जो है अगर सर्किल में मूव करेगा तो फोर्स जो है ना इधर की तरफ काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इधर की तरफ होगा, ये आगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर ये इधर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका। क्योंकि हर जगह जैसे बॉडी यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अगर मान लो यहाँ पे पहुँच जाता बॉडी तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये 90 हर जगह एंगल आ जाएगा। कितनी बात सुनिए। और इस केस में cos 90 का वैल्यू जो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 90 डिग्री। तो ये जीरो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है? कहाँ कहाँ समझ में आया? तो ये कुली का आ गया और ये हमारा सर्कुलर मोशन का आ गया। ऐसे ही दे रखा हमारा पुशिंग द वॉल, पुशिंग द वॉल ऑफ अ हाउस, वॉल और हेवी चीज, हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट, नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आया? अगर किसी दीवार को धक्का लगाते हैं
या कोई ऐसी चीज जो नॉन मूवेबल हो, मूव नहीं करता, उसको अगर धक्का लगा रहे हैं तभी वर्क डन 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, वर्क डन। तो ये दे रखा कुछ एग्जाम्पल है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ये तीनों का एग्जाम्पल हो गया हमारा। आगे चलते हम लोग, यहाँ पे क्या बताया, एक तो यूनिट हमने बता रहे थे हम लोग, वो यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है। यूनिट ऑफ वर्क डन एसआई सिस्टम में क्या है, जूल, एंड सीजीएस सिस्टम में दे रखा अर्ग। ठीक है, 1 जूल जो है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये एक रिलेशन भी हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला में निकाला था, कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आगे दे रखा एक टॉपिक, वर्क डन इन टर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, जैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो ये दोनों ही वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम लोग ये तो फोर्स को वेक्टर के उसमें दिखाते हैं, अगर फोर्स को तीनों कंपोनेंट में यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो फोर्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो फोर्स को लिखते हैं हम लोग एक्स आई एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिया फोर्स को, याद तो होगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ वेक्टर। अगर दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, ये इसमें आ गया और ये डॉट आ गया। इसी तरह से यहाँ आ गया एस एक्स आई कैप एक्स वाई जे कैप एस जेड के कैप। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, तो याद तो होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ये एस एक्स आई कैप से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई कैप आएगा, आई कैप सेम डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस में, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये तो हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब इसको एस एक्स आई कैप को इससे एफ वाई जे कैप से करेंगे तो ये जे मतलब वाई एक्सिस में होगा और ये आई मतलब एक्स एक्सिस में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जब cos 90 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से फिर इसको हम लोग इससे एफ जेड के कैप से करेंगे एस एक्स आई कैप को, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 90 का एंगल होता है। तो हम लोगों ने जो वहाँ पे जहाँ वेक्टर में हम लोग बताया है वहाँ पे ये लिखा है एफ एक्स एस एक्स एफ वाई एक्स वाई एफ जेड एस जेड, ये हमारा वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। ये इस तरह से हमारा आ जाएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे ही फोर्स का वाई एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट का वाई एक्सिस पे, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, ये हमारा नेट वर्क डन का रिलेशन आ जाता है। तो ये आ गया हम लोग का वर्क डन इन टर्म ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर में जब लिखते हैं तो कैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, ये एक हमारा टॉपिक हो गया वर्क डन का।
अब इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर अगला क्लास में देखेंगे हम लोग हैं। यहाँ से अब न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे पहला टॉपिक के बेस पे, अभी आगे है लेकिन यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस टॉपिक जितना अब तक किया इसके बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक जितना किया था तो उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो एक दे रखा क्वेश्चन, क्या दे रखा है, अ फोर्स एफ आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप acts on a particle and displace it through s dash 6i cap plus 9k cap, calculate the work done। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, एफ कितना है फोर्स का, ये आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं 6i कैप प्लस 9k कैप। ठीक है ना, 9k कैप। यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे j यानी y एक्सिस का नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 9k कैप, ये भी लिख सकते हैं हम लोग आसानी के लिए। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका एफ का जो वैल्यू है, हम लोग फोर्स का जो पूरा वैल्यू है वो डाल देते हैं आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 6i कैप 0j कैप 9k कैप, ये आ जाता हम लोग। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है हम लोगों ने किया था वो हमारा एफ एक्स का वैल्यू हो जाता है, एफ एक्स का वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से जो वर्क डन आएगा एफ एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। इस तरह से ये W आ जाएगा, हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन का जो वैल्यू आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना, ये आई कैप से पहले जो वैल्यू होता है तो यहाँ 1 है, तो ये 1 डाल दिया। एस एक्स कितना है 6, ये एक्स एक्सिस में, फिर प्लस जे से पहले कितना है, ये एफ वाई हो जाएगा 5, और यहाँ जे से पहले डिस्प्लेसमेंट कितना एस, तो ये 0 हो जाएगा एस वाई। फिर यहाँ पे एफ जेड, यहाँ पे जेड से एक्सिस से पहले कितना है 7, और यहाँ कितना है 9। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आ जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 7 9 जा 63। ठीक है, ये 69 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा हमारा 69 जूल का वर्क डन। ठीक है, हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, अभी आगे बहुत सारे हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और आगे इसके बाद जो दूसरे टॉपिक है वो कराएंगे। आज यहीं पर रहते हैं हम लोग।